हेलो बच्चों, तो आपने देखा होगा पार्ट 3 तक का जो है आपने सॉल्यूशन देख ही लिया होगा बच्चे। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चे? क्वेश्चन है लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 सच दैट एफ ऑफ -2 बाई जी ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 अपॉन जी ऑफ 3 इक्वल्स 4 इफ जी 5 इक्वल्स 2, F7 इक्वल्स 12, G7 इक्वल्स -6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F5? ये पूछा जा रहा है बच्चे। करेक्ट। तो देखो, आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे बच्चे, तो इसमें ना कुछ पैटर्न दिख रहा है। जैसे आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, मैं क्वेश्चन के अंदर ही लिख रहा हूँ। तो आप यदि यहाँ से चाहोगे बच्चे, तो f ऑफ -2 क्या लिख सकते हो आप? f ऑफ -2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ g ऑफ -2। करेक्ट। और दूसरा f ऑफ 3 कितना लिख सकते हो? f ऑफ 3 इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ g ऑफ 3। करेक्ट। तो एक्चुअल में क्या आ रहा है ना, एक पैटर्न आ रहा है एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हो बच्चे, एक नया फंक्शन जनरेट कर सकते हो। मान सकते हो कि एफ एक्स इक्वल्स, हमें ये पैटर्न दिख रहा है 4 टाइम्स ऑफ जी एक्स टाइप का। और यहीं से आप क्या कर सकते हो बच्चे, एक नए फंक्शन का जनरेशन कर सकते हो एच एक्स। और वो एच एक्स कितना है बच्चे? एफ एक्स -4 इंटू जी एक्स। करेक्ट। मैंने सबको इस साइड लिया। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि इनके जो रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे बच्चे। एक्स इक्वल्स, जहाँ पे ये -2 है ना, -2, और दूसरा क्या होगा रूट्स, एक्स इक्वल्स 3। डन। तो हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि डिग्री कितना है, 2 है। तो हम एच एक्स को फाइनली क्या लिख सकते हैं बच्चे, इस वाले फंक्शन को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एफ एक्स -4gx, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए टाइम्स ऑफ, जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक है तो ए टाइम्स ऑफ, हम लिख सकते हैं बच्चे x+2 इंटू एक्स -3। करेक्ट। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यू गिवन और क्या फाइंड करना है आपको पता चल गया। g5 हमें दिया हुआ है और f5 हमें फाइंड करना है। करेक्ट। और g7 और f7 इज गिवन। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें x की जगह 7 पुट कर देंगे। तो जैसे हमने x की जगह 7 पुट किया बच्चे, तो जैसे ही आप x की जगह 7 पुट करोगे, तो यहाँ आप x की जगह 7 रखे, तो ये आ गया f ऑफ 7 -4 टाइम्स g ऑफ 7, एंड दिस इज इक्वल्स a टाइम्स 7 + 2 इंटू 7 -3। करेक्ट। अब ये कितना आ गया बच्चे, f7 तो आपको पता ही है 12 है, -4 टाइम्स g7 कितना है, -6, एंड दिस इज इक्वल टू a टाइम्स 7 + 2 9, और 7 -3 ये आ गया बच्चे आपका 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 12 + 24, एंड दिस इज इक्वल टू 36 इंटू ए। सो ए इज नथिंग बट 24 + 12 36, 36 अपॉन 36 दैट इज 1। तो आपको ए की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, वो कितना आ रहा है, 1। तो जो आपको एफ एक्स -4gx आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा आपका, x+2 इंटू एक्स -3। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चे कि एफ एक्स -4gx इक्वल्स, ए की वैल्यू 1 आ गई, सो दिस इज इक्वल टू x+2 इंटू एक्स -3। करेक्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है f5, और g5 गिवन है। तो हमें क्या रखना चाहिए यहाँ पे बच्चे, x की जगह पुट कर देना चाहिए 5। तो x की जगह जैसे ही 5 रखोगे, दिस इज इक्वल टू f5 -4 इंटू g5, एंड दिस इज इक्वल्स 5 + 2 इंटू 5 -3। करेक्ट। सो f5 हमें फाइंड ही करना है, -4, g5 इज नथिंग बट 2, सो 4 इंटू 2, this is equal to 5 + 2 7, and 5 - 3 that is 2.
So F5 is how much? F5 is 4 into 2, 8 plus 14. So this is 22. तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चे F5 का, वो कितना आ रहा है? 22. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. तो बच्चे आगे आपका आंसर 22. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे अपना? क्वेश्चन नंबर 17. इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल्स 1, ओके, एंड BC इक्वल्स 2. On the side BC there are 2 points D and E such that E lies between C and D, and DEFG is a square, okay, where F lies on AC and G lies on the circle through B with center A. Correct. If the area of DEFG is m by n, where m and n are positive integers with greatest common divisor m comma n, कितना दिया बच्चे? 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n? करेक्ट. तो जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं इसमें बच्चे कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है अपना, और AB 1 है, BC 2 है, और DEFG एक स्क्वायर बन रहा है, और E लाइज बिटवीन C एंड D, और BC देयर आर 2 पॉइंट्स BC पर है. तो देखते हैं पहले बच्चे, एक हम लोग सर्कल पहले बना ले रहे हैं. ठीक है, तो एक सर्कल बना रहे हैं. देखते हैं कि सर्कल के अंदर, करेक्ट, अब बोला जा रहा है इसके अंदर कि एक कोई सेंटर A बोला है ना, सेंटर A. तो A से हम लोग ड्रॉ करेंगे, और दिस इज B एंड दिस इज 90 डिग्री. डन. और बोला गया कि यहाँ से एक जो है साइड C है, BC, करेक्ट, और BC पर हमारे पास जो पॉइंट है बच्चे, ऑन द साइड BC देयर आर 2 पॉइंट्स D एंड E. तो D एंड E सच दैट है कि E लाइज बिटवीन C एंड D, E लाइज बिटवीन C एंड D. तो D पहले आ जाएगा और E जो है वो बाद में आएगा. करेक्ट, ऐसा कुछ दिया हुआ है, D एंड E. एंड DEFG इज ए स्क्वायर वेयर F लाइज ऑन AC. ओके, तो AC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चे कि जो हमारा G है, F लाइज ऑन AC, F. तो यदि हम यहाँ पर D को थोड़ा और डिस्प्लेस करें हल्का सा, तो D जो है बच्चे यहाँ कहीं मान लेते हैं, और G यहाँ कहीं मान लेते हैं. ओके, तो हमें ये एक स्क्वायर टाइप का दिखना चाहिए. तो आप ये मान के चलो बच्चे कि ये हमारा G है, और यही क्या है? F है. ठीक है ना. तो ड्राइंग में थोड़ा सा आप देखो ध्यान से. हम मान लेते हैं कि ये जो है यही हमारा स्क्वायर है ना, ये सब आपस में इक्वल है. ठीक है, आप ये मान के चलो. तो हमने D को x मान लिया, ऐसा कुछ दिया हुआ है. करेक्ट. F लाइज ऑन से G लाइज ऑन द सर्कल. G हमारा सर्कल पे लाई कर रहा है थ्रू B, जो B से पास कर रहा है. करेक्ट. सेंटर A है. इफ द एरिया ऑफ DEFG, जो हमारा ये स्क्वायर है DEFG का, तो DEFG जो है वो हमें दिया हुआ है m बाई n. मीन्स क्या है बच्चे? ये तो स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर m बाई n. ये हमें गिवन है. ठीक है, देन हमें पूछा जा रहा है, और m और n पॉजिटिव स्क्वायर है, और ये उसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n. तो पहले तो हम x निकालेंगे. जैसे x आएगा उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे. तो x हम कैसे निकालें, उसके लिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखते हैं बच्चे कि और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर. तो यदि ये 90 डिग्री है बच्चे, और ये x है, और ये भी x है, और ये भी x है, ऊपर वाला भी x है, और BC का वैल्यू दिया हुआ है. कितना दिया हुआ बच्चे? 2 दिया हुआ है. तो BC आपका 2 दिया हुआ है. ठीक है बच्चे,
तो BC 2 है। अब हमें फाइंड करना है क्या, x। इसके लिए क्या क्लू गिवन है आप देखिए इसके अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास टोटल ये जो लेंथ है ये 2 है और ये 1 है। ए बी 1 दिया हुआ है, देख लीजिए आप, ए बी 1 है, 90 डिग्री है। तो यदि हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पार्ट भी कितना आ जाएगा, 1, करेक्ट। अब हमारे पास दो तरह का ट्रायंगल बन रहा है, यदि आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है AGF करके इस तरह से FGA, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ABC ऐसे करके, करेक्ट। समझ में आ गई बात। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, x निकालना मेरा मेन टारगेट है। तो यदि आप देखोगे, यदि आप इसको थीटा मान लो तो ये एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट। समझ में आ गई बात। तो यदि दोनों ही एंगल थीटा हो रहा है तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का कुछ कंसेप्ट इसके अंदर लगा सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो ट्रायंगल EFC या FCFEC और ट्रायंगल ABC, इन दोनों में हम लगा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल का जो है ट्रायंगल EFEC FEC सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा आ रहा है बच्चे, ABC, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, तो हम लिख सकते हैं बच्चे कि BC बाई AB इक्वल टू, ये जो BC है BC बाई AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, EC बाई FE। तो EC बाई FE, तो EC बाई हमारा आ जाएगा बच्चे FE, करेक्ट। ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। BC हमारा कितना दिया हुआ बच्चे, 2 बाई AB तो 1 है। EC हमने क्या माना बच्चे, EC हमें निकालना है, और हम FE को क्या माने, FE तो क्या आ जाएगा x, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो EC जो आ गया बच्चे वो x है। EC कितना आ गया बच्चे, 2 इंटू एक्स। तो जो वैल्यू आ रही है AC की वो कितनी आ रही है बच्चे, AC इज नथिंग बट दिस इज 2x, करेक्ट। इतना मालूम चल गया हमें। अब एक इंफॉर्मेशन और भी है, क्या है वो इंफॉर्मेशन बच्चे, आप ध्यान से देखोगे, दिस इज 2, दिस इज 1, तो AC कितना आएगा, AC विल बी हाउ मच, AC विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो दिस इज हाउ मच, रूट 5, करेक्ट। अब EC कितना है 2x और FE कितना है x, तो हमारे पास FC कितना आ जाएगा। अब हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज हमें इस दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चे। FC कितना आ जाएगा बताइए, FC आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट रूट 5x। तो इसलिए हमारा जो AF होगा, AF कितना आ जाएगा बच्चे, AF आ जाएगा टोटल रूट 5 माइनस रूट 5x। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x इंटू रूट 5, करेक्ट। तो हमारे पास आ गया बच्चे AF की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई और FC की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसके अंदर यदि हम देखें कॉस थीटा, यदि हमें निकालना क्या है बच्चे, x निकालना है, मेन एम क्या है, हमें x निकालना। तो यदि हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर AGF के अंदर यदि हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा बच्चे, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे तो पता चले। तो इन ट्रायंगल हम लोग यदि देखें कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AGF। तो AGF में यदि AGF ट्रायंगल के अंदर cos थीटा यदि हम लोग लिखे बच्चे तो कितना आएगा, cos थीटा विल बी हाउ मच, cos थीटा विल बी AF स्क्वायर प्लस
जी एफ स्क्वायर माइनस ए जी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर माइनस जी एफ स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर माइनस ए जी स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा बेटा, ए जी स्क्वायर, और बाय क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एफ इंटू जी एफ। करेक्ट। अब आप देखिए कि सेम थीटा, यदि एंगल सेम है तो कॉस थीटा कितना लिख सकते हैं बच्चे हम लोग, यहाँ से कॉस थीटा बी बाई एच, तो बी 2 है और ए सी कितना है, √5। ओके, तो जो कॉस थीटा आ रहा है उस वाले ट्रायंगल का, चूंकि सिमिलर ट्रायंगल है हमारा, तो कितना आ गया बच्चे, b बाई एच, 2 बाई √5। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, कहाँ है बच्चे, ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर हो जाएगा आपका, अभी आपने फाइंड किया 1 माइनस एक्स √5, तो 1 माइनस एक्स √5, 1 माइनस एक्स √5 का स्क्वायर। करेक्ट, प्लस जी एफ स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर क्या आएगा बेटा, जी एफ स्क्वायर, और जी एफ तो वो तो हमारा एक्स ही है, एक्स स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, माइनस ए जी स्क्वायर, ए जी कितना आएगा, ए जी तो हमें पहले से ही मालूम है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। करेक्ट, तो ये आ गया बच्चे आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ ए एफ, तो ए एफ तो हमने अभी देखा, ए एफ इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स इंटू √5, और जो जी एफ है दैट इज एक्स। ठीक है बच्चे, अब ये रिलेशन हमने कैसे 2 बाई √5 लिखा, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चे, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो कॉस थीटा जो इस ट्रायंगल के लिए होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा फॉर दिस ट्रायंगल। ओके, डन। तो अब यहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं, ओनली x इज द वेरिएबल हियर। सो यहाँ से बच्चे √5 कैंसिल कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 4 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, सो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, स्क्वायर करेंगे बच्चे इसको, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका 5, √5 स्क्वायर इज नथिंग बट 5, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं बच्चे इसको, सो दिस इज 4x माइनस 4x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, and this multiplied by 5 plus x square minus 1. So this is 4x minus 4x square, and this is equal to 5 plus 5x square minus 10x plus x square minus 1. अब सॉल्व कर लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो दिस इज 4x माइनस 4x स्क्वायर, 5 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 आ गया, राइट साइड इज नथिंग बट 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x। करेक्ट, एंड लेफ्ट साइड इज 4x माइनस 4x स्क्वायर। सबको एक साथ कर लेते हैं बच्चे, इसको उस साइड ले गए तो 10x स्क्वायर। करेक्ट, माइनस 10x माइनस 4, तो माइनस 14x आ जाएगा बच्चे, माइनस 10x माइनस 4x प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू 0। करेक्ट, 2 तो डायरेक्टली कॉमन दिख रहा है बच्चे, तो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो सिंपल सी बात है, इसको जब फैक्टर करेंगे बच्चे तो 5 और 2 दिख रहा है आपको, 5 10 आना चाहिए, सो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। करेक्ट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, सो दिस इज 5x इज कॉमन, सो 5x इज कॉमन, सो x माइनस 1 माइनस 2 इज कॉमन, सो x माइनस 1। करेक्ट, minus 2 is common, so x minus. So finally 5x minus 2
into x minus 1 equals 0. So we have x equals 2/5 and x equals 1. But आप देखोगे बच्चे ध्यान से, तो when x equals 1, यदि x 1 लिया आपने, तो आप यहाँ से CD की लेंथ कितनी होगी, 2x प्लस एक्स, कितना आ जाएगा बच्चे? यदि आप CD की बात करोगे तो CD आ जाएगा 3x, और x यदि आपने 1 रख दिया तो 3 इंटू 1, तो ये ग्रेटर देन आने लग रहा है, 3 जो है ग्रेटर देन BC, जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। 3 इज ग्रेटर देन 2, सो CD इज ग्रेटर देन क्या, BC, सो नॉट पॉसिबल, ये हम ले ही नहीं सकते, करेक्ट, नॉट पॉसिबल, ये हम नहीं ले सकते। तो आपका जो फाइनल वैल्यू आ रहा है x का, कितना आ रहा है बच्चे, 2/5, करेक्ट। और उन्होंने क्या बताया है कि एरिया जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, m/n। तो यदि हम एरिया ऑफ DEFG की बात करें, एरिया ऑफ DEFG जो कि स्क्वायर है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ गया बच्चे, 4/25, करेक्ट। और यही हमें कितना दिया हुआ बच्चे, m/n। सो m/n इज नथिंग बट 4/25। सो m आ गया, 4k करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, ये 25। तो हमें क्या बताया था, m प्लस n बताना था, तो m प्लस n कितना आ गया बच्चे, 4 प्लस 25 इक्वल्स टू 29। एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया था। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n? सो द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज नथिंग बट दिस इज 29। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, 29 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि MTAI इज अ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 40/41 स्क्वायर यूनिट्स such that MI equals 1/MT. Okay. If D is the least possible length of the diagonal MA and D square equal to A/B, where A, B are positive integers with greatest common divisor A, B equals 1, find mod of A minus B. Okay. तो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते बच्चे। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया बच्चे, ये आ गया हमारा ए, MT क्या दिया हुआ है हमारा, MTAI। ओके, तो M ले लेते हैं इसको, MTAI, करेक्ट। अब बोला जा रहा है इस तरीके से है कि MI इक्वल्स 1/MT, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं आप देखो, तो MT की बात यदि हम करें और इसने दे रखा है MA, डायगोनल जो है वो MA दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन कर ले, यही हमारा डायगोनल है, करेक्ट। और क्या फाइंड करना अपने को, D स्क्वायर A/B है, तो मॉड ऑफ A माइनस, तो पहले तो D फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, डायगोनल हमें फाइंड करनी ही पड़ेगी। तो डायगोनल के लिए जो हमारे पास एक ही क्लू है कि एरिया ऑफ दिस MTAI जो पैरेललोग्राम है वो गिवन है कितना, 40/41, करेक्ट। तो क्या करना चाहिए, और एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ है कि MI जो है वो 1/MT है, तो हमें कुछ कंसीडर कर लेना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि लेट, यहाँ से स्टार्ट करते बच्चे, लेट MT इक्वल्स x, करेक्ट। तो इसलिए आपका जो MI आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, 1/x, डन। मीन्स हमने क्या किया बच्चे, इसको x मान लिया, तो जो MI आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे, 1/x। तो ये वाला पार्ट भी 1/x आ गया, पैरेललोग्राम में, करेक्ट। अब हमें दिया हुआ है एरिया 40/41, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बच्चे, MTAI। तो MTAI का जो एरिया है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 40/41, करेक्ट।
क्लियर। अब बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है आई होप आपको पता ही होगा। तो यदि हम साइड्स जब गिवन है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल जो है हमारा वो थीटा है। अब एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या आएगा बच्चे, ए बी क्या आ जाएगा, ये वाला दिस एडजेसेंट साइड इनटू क्या, एंगल जो है उसका साइन। तो क्या क्या आएगा बच्चे, x इंटू 1/x इंटू साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 40/41। अपने को फाइंड क्या करना है बच्चे, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि हमें डी फाइंड करना है, तभी उसको हम कंपेयर कर पाएंगे, स्क्वायर करके a बाई बी आ जाएगा, वहाँ से मॉड ऑफ a माइनस बी निकाल लेंगे, करेक्ट। तो जैसे ही हमें बच्चे यहाँ से देख रहे हैं कि x और x कैंसिल होके साइन थीटा मिल गया है, कितना आ गया बच्चे, 40/41, करेक्ट। अब दूसरा दिमाग क्या लगा सकते हैं, एक तो साइन थीटा मिल गया, हमें फाइंड करना है d, और d को यदि हम इस ट्रायंगल के अंदर देखें MTA, इस ट्रायंगल के अंदर यदि आप देखोगे बच्चे तो साइन थीटा आपको मालूम है और साइड्स गिवन है, साइड्स हमने x 1/x और ये d माना है, ठीक है। तो साइन थीटा गिवन है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, तीन साइड के बीच रिलेशन चाहिए और एक साइन भी मालूम है, तो कोसाइन रूल लगा देते हैं। तो हम कॉस थीटा पहले निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा कितना आएगा बच्चे, कॉस थीटा विल बी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, 1 माइनस 40/41 का स्क्वायर, तो 40/41 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा, 41, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लेंगे 41 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो 41 प्लस 40 इंटू 41 माइनस 40, ठीक है बच्चे, और बाहर आ गया आपका 41 और ये इसका स्क्वायर रूट। सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चे, इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो दिस इज 81 एंड दिस इज 1, तो 9/41, सो दिस इज 9/41। तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया। बट हम कॉस थीटा लिख क्या सकते हैं, हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चे, यदि हम कॉस थीटा लिखना चाहें इस ट्रायंगल के अंदर तो कॉस थीटा हमें कितना लिखना पड़ेगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस क्या, सामने वाला जो साइड होता है उसको माइनस करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू x इंटू 1/x, करेक्ट। कॉस थीटा है कितना अपने पास, 9/41, सो 9/41 इक्वल्स हाउ मच बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय कितना आ गया बच्चे, 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस इज 18/41, सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर या दैट इज 1/x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 18/41, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 18/41, मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी स्क्वायर को बच्चे हमें फाइंड करना है, तो डी स्क्वायर इज हाउ मच, डी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 18/41, करेक्ट। अब आप देख रहे हो बच्चे कि यहाँ पर जो है साइड लेंथ ही है सब, तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर इनइक्वालिटी से आप जानते हो कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 2। तो जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, दिस इज 2 माइनस 18/41। सॉल्व कर लीजिए बच्चे, तो ये आ गया 82 माइनस 18/41। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज नथिंग बट ये आ गया 4
और यहाँ आ गया 7 माइनस 1 64/41। ठीक है बच्चे, तो आप देख पा रहे हो कि ए और बी कितना आ गया बच्चे, यही दिया हुआ था d² इक्वल्स a/b। तो a/b बेटा आपका आ गया कितना 64/41। सो बेसिकली मॉड ऑफ a माइनस बी हमें फाइंड करना था, तो मॉड 64 आ गया और 41 आ गया, तो कितना आ गया बच्चे 23 आ गया ये, करेक्ट। सो मॉड ऑफ a माइनस बी इज नथिंग बट, यही हमें फाइंड करना था बेसिकली, d² a/b, फाइंड मॉड ऑफ a माइनस बी। ओके, तो सही है, आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चे वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 23। ओके बच्चे, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। Let capital N be the number of 9-digit integers that can be obtained by permuting the digits of 22333444 and which have at least 1 3 to the right of the rightmost occurrence of 4. Okay. What is the remainder when n is divided by 100? वो तो बाद की बात है बच्चे, पहले अब आप समझो कि ये एक रिपीटेशन में दिया हुआ नंबर है और बोला जा रहा है कंडीशन की परम्यूटिंग द डिजिट्स ऑफ दिस ना विच हैव एटलीस्ट 1 3 टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट अकरेंस ऑफ 4। तो कैसे बनाना चाहिए इस क्वेश्चन के, अप्रोच कैसे करना चाहिए बच्चे, तो एक तो तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं बच्चे कि इसको हम एक ऐसे नंबर्स को पहले फाइंड कर लें जिसमें कि कोई 3 है ही नहीं और राइट टू द राइट ऑफ द 4 नंबर, एक अप्रोच ये है, और माइनस कर दें जो टोटल नंबर आ रहा है उससे, तो हमें जो चाहिए वो रिक्वायर्ड मिल जाएगा, करेक्ट। तो चलिए फाइंड करते हैं, टोटल नंबर हमारा जो है, जो क्या है 3 नहीं रख रहा है, कहाँ, राइट टू द राइट ऑफ मोस्ट ऑफ अकरेंस ऑफ 4। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ number which have no 3 to the right of the rightmost occurrence of 4. Okay, right of rightmost occurrence of 4। ठीक है बच्चे, ये हम पहले फाइंड कर ले। तो यदि 3 नहीं है तो एंड किससे होगा बच्चे, नंबर क्या क्या हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि नंबर एंड्स विथ क्या 4। यदि वो नंबर 4 से एंड हो रहा है तो क्या आएगा, क्या क्या हो सकता है, तो यदि 4 से एंड हो रहा है बच्चे तो टोटल कितना बच गया आपके पास रिपीटेशन में 3 4 3 3 और 2 2 बच गया। तो कितना लिखोगे बच्चे 4 to 9, तो 8 आ गया। 8 फैक्टोरियल बाय कितना चला गया बच्चे 8/3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लीजिए बच्चे इसको, 8 फैक्टोरियल तो 8 इंटू 7 और उधर आ गया बच्चे आपका कितना, तो 8 इंटू 7 56 आ गया, और 7 उधर तो 6 इंटू 120 और नीचे आ गया 6 इंटू 6, तो एक 6 चला गया, तो टोटल आ रहा है बच्चे 560, करेक्ट। 56 इंटू 10 डन। अब नंबर एंड्स विथ 4 2 हो सकता है, इसका कितना आएगा 4 एक 4 और 2 चला गया, तो आपके पास टोटल बच गया बच्चे 7 फैक्टोरियल बाय एक 4 और 2 चला गया तो 3 इंटू 3, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो फाइनली कितना आ गया बेटा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 तो आ गया आपका नीचे 6, टोटल आ गया 6 इंटू 6,
तो 36 आ रहा है। तो 7 इंटू 6 इंटू, और यहाँ कर दे रहे हैं बच्चे 6 5, और यहाँ 4 बाय आ जाएगा टोटल 6 इंटू 6। तो एक 6 तो कैंसिल ही हो गया बच्चे, और यहाँ आ गया आपका टोटल आ जाएगा 6 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, हाँ, और 4 इंटू 3 फैक्टोरियल था यहाँ पे। तो ये तो चला ही गया, और एक 6 से कैंसिल हो गया, तो 120 आ रहा है ना बच्चे, कितना आ रहा है, 140, ओके 140 आ रहा है, डन। फिर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, यदि आपका 422 भी हो सकता है लास्ट, तो एंड्स विथ 422, तो 422 में से 4 और 22 चला गया, तो 3 और 3, तो अगेन कितना बच गया बच्चे, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो 6 बाहर आ गया, उधर 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 120, तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल 6, और ये 3 फैक्टोरियल 6, तो ये आ जाएगा 20, और ये 6, तो टोटल जो आ रहा है बच्चे 20। तो ये जो टोटल नंबर आ रहा है, इसको यदि आप काउंट करोगे तो यू विल गेट हाउ मच, 560, और प्लस आ गया 140 प्लस 20, तो 560 और 160, तो 720 आ गया बेटा। ये टोटल आ रहा है 720, करेक्ट। ऐसा नंबर जिसमें कि 3 है ही नहीं, डन, जिसमें हमारा राइट टू राइट मोस्ट जो ये बोल रहा था वो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल से माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा बच्चे, टोटल जो आपका नंबर आता है, टोटल नंबर जैसे इससे जितना नंबर बन सकता है कितना आएगा बच्चे, वो आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बाय क्या आ जाएगा 2 3 एंड 4, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया बच्चे आपका 2 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, 6 से 6 भी चला गया, और 2 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो टोटल आ रहा है 20, और 20 इंटू 7 40, तो 136 1260। कैलकुलेट करिए बच्चे आप इसको, तो ये आ रहा है कितना 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 9 18, 18 इंटू 7, तो 1260 आ गया बच्चे, ठीक है। तो जो अपना रिक्वायर्ड नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ गया बच्चे, जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा कितना, टोटल माइनस 1260 माइनस कितना आएगा बेटा 720। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो ये कितना आ गया 0, तो ये आ गया 4, और ये 5, तो योर आंसर इज 500। और क्या बोला गया था, नहीं अभी आंसर नहीं है, बोला गया था रिक्वायर्ड कितना आया 540 आया, बट ये बोला जा रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज, तो ये अपना n आया बच्चे, दिस इज n, ठीक है ना। अब इसको आप 100 से डिवाइड करोगे, तो n बाय जब 100 करोगे तो क्लियरली दिख रहा है बच्चे कितना आ जाएगा आपका 40 एज अ रिमाइंडर, करेक्ट। तो योर आंसर इज 40, करेक्ट, दैट इज योर आंसर। ओके बच्चे, तो हम लोगों का ये आंसर आ गया 40 रिमाइंडर इसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम MA के सर को बुलाना चाहेंगे, यहाँ से अब सर कंटिन्यू करेंगे। आइए सर, हाँ लीजिए। सवाल नंबर 19 के बाद करते हैं सवाल नंबर 20। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों सवाल में 19 और 20 का ही फ़र्क है। तो करते हैं सवाल को, आते हैं 20 नंबर। एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एन सच दैट रिमाइंडर दिस डिवाइडेड बाई n रेज़ टू n डिवाइडेड बाई 7। ओके गुड, ऑल परसेंटेज, ये ठीक समझे। देखिए पहले ना इस सवाल को देखिए, जब भी कभी ऐसा हो, पहली बात तो ये, जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन हो कि समथिंग रेज टू समथिंग का सवाल हो, कुछ
अननोन पावर कोई अननोन, कोई नंबर पावर कोई नंबर, और किसी दूसरे नंबर से रिमाइंडर पूछ रहा हो ना हो वो सवाल, दो तीन चीज़ें हो सकती है, बाइनोमियल, फॉर्मेट थ्योरम, यूलर-टोशियन फंक्शन, कार्माइकल फंक्शन, या बेसिक एनालिसिस, इन्हीं सब के सवाल हो सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, पर एक बार लिख लेते हैं फॉर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट। फॉर्मेट थ्योरम शायद स्टेटमेंट मालूम हो, ए रेज टू कोई भी नंबर हो, ए रेज टू p माइनस वन when divided by mod when divided by a always leaves remainder of when divided by p always leaves remainder of 1, ये होता है। यही स्टेटमेंट है, ये जो है ना, यही स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम का। फॉर्मेट लिटिल थ्योरम FLT लिख लेते हैं। वैसे इसका नाम FLT नहीं है, FLT स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम। वो जो है a रेज टू n प्लस b रेज टू n इज इक्वल टू c रेज टू n हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर n ग्रेटर देन 2। वैसे चल खैर, a की पावर p माइनस वन मॉड p दिस इक्वल्स टू दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। ये हमेशा होता है, किसी भी प्राइम p से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को पावर में रहे एक कम, हमेशा रिमाइंडर बनाता है। कंडीशंस तीन चीज़ों में कंडीशन, यहाँ वाली चीज़ p मस्ट बी अ प्राइम, यहाँ वाली चीज़ दिस मस्ट बी वन लेस देन दिस प्राइम, एंड दिस नंबर a मस्ट बी को प्राइम विद दिस गिवन नंबर p। जैसे अगर लिखें अगर स्टेटमेंट्स, p का मतलब सीधा सा प्राइम हो गया। यहाँ ध्यान रहे कि HCF ऑफ, चलिए ठीक ऐसे लिख लेते हैं, HCF ऑफ a एंड p इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, HCF ऑफ a एंड p 1, तब ये बात सही होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस से कह दिया अगर हमसे 24 रेज टू से कुछ भी लिख लेते हैं 24 या कोई नंबर लिख लेते हैं ठीक 24 रेज टू 16 दिस परसेंट, अच्छा परसेंट का मतलब वही मॉड ही है, दिस मॉड 17, ये कितना आएगा। तो हमको तीन नंबर दिख रहे हैं, तीनों को एक एक करके देखना होता है। ये वाली नंबर प्राइम होनी चाहिए, ये वाली नंबर इससे एक कम होनी चाहिए, और ये वाली नंबर इसके साथ को प्राइम होनी चाहिए, मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तीनों बातें सही हैं। 17 इज इंडीड अ प्राइम, 16 इज अनडाउटली 1 लेस देन 17, एंड 24 इज विथ नो ऑब्जेक्शन को प्राइम विथ 17, मींस देयर HCF इज 1, देयरफॉर दिस विल ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1। ये तो बहुत बेसिक सा हमने सिंपल सा मतलब बात समझाई, एग्जाम्पल बताएं। इसका बहुत हाई लेवल एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत अच्छे भयानक लेवल के सवाल बनते हैं। इसका एक हायर वर्जन है यूलर टोशिएंट फंक्शन। यहाँ बस खाली यहाँ p की जगह कोई भी नंबर n आ जाती है, और यहाँ उसका टोशिएंट आ जाता है p माइनस वन की जगह, कि नंबर ऑफ ऑल नंबर्स विच आर को प्राइम विथ इट एंड लेस देन इट। बात की बातें हैं, फिलहाल इसी सवाल हो जाएगा। तो ये तो समझा रहे थे एग्जाम्पल। आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं सवाल क्या कहा है। अगर सवाल पढ़ा जाए, कोई नंबर है, कोई फंक्शन है fn जो है n रेज टू n, जो डिवाइड करी जा रही है 7 से, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है ये fn है। जैसे f1 निकालेंगे, f1 कितना आ जाएगा, 1 रेज टू 1 डिवाइडेड 7 1। f2 कितना आ जाएगा, 2 रेज टू 2 4 डिवाइडेड 7 तो आ जाएगा 4। 3 रेज टू 3 27 को 7 डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 और 6 तो 6 आ जाएगा रिमाइंडर। 4 रेज टू 4 256 को 7 से करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 21 उधर चला गया और 46 है तो रिमाइंडर बच जाएगा 4। ऐसे कर करके ये है। खरा ऐसी कौन सी, इसका टाइम पीरियड बताना है, सीधी बात, इसका टाइम पीरियड बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, कितनी t है जो बार बार रिपीट कर जाए, ताकि द सेम फंक्शन रिपीट्स इट्स नेचर इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। बढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टार्ट किया जाए। f ऑफ फॉर 20n फॉर द स्मॉलेस्ट f ऑफ n प्लस t इक्वल्स टू f ऑफ n। तो f ऑफ n है कितना, f ऑफ n है n रेज टू n। f ऑफ n प्लस t ये कितना आएगा, n प्लस t की पावर में n प्लस t, नहीं ना आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ n। f ऑफ n क्या है, इसका रिमाइंडर जो डिवाइड किया जाए 7 से, मतलब ना ये जो चीज़ है, तो ये जो चीज़ आ रही है इसका रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर को हम परसेंट करके लिखते हैं। जैसे कभी कल को ऐसे लिख देना, से 23% 7, तो हम इसको लिखते हैं 2, क्यों, 7 3 जा 21 रिमाइंडर इज 2, ये हमारा तरीका है। परसेंट कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऐसे लिखते हैं। हाँ तो ये करें, ये जो चीज़ है इसका रिमाइंडर 7 से ये वही आए जो n की पावर n का रिमाइंडर 7 से आए। परसेंट का मतलब है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन डिवाइडेड बाई, इस परसेंट का मतलब है। तो 7 से डिवाइड कर जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो है। चलिए गुड, तो अच्छा हो गया। हमको ना ये सॉल्व करना है, n प्लस टी की पावर में n प्लस टी दिस परसेंट 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू n रेज टू n परसेंट 7।
कुछ कुछ चीज़ें पहले एनालाइज करते हैं बिफोर मूविंग टू दिस वन। लेट्स एनालाइज सम बेसिक स्टफ्स फर्स्ट। थोड़ा देखें n प्लस टी की पावर ये है ना, यहीं पे देखते हैं। n की पावर n जैसे 7 से डिविजिबल कब होगी? n की पावर n इज दिस इज डिविजिबल बाई 7, ये कब होगी? n को 1 रखेंगे, हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 2 3 4 5 6 पॉसिबल ही नहीं है। द ओनली पॉसिबल पॉसिबिलिटी व्हेन दिस मे होल्ड ट्रू, दिस में क्या, दिस विल होल्ड ट्रू इज व्हेन n इज सम मल्टीपल ऑफ 7। n अगर 7 के टाइप का है केवल और केवल तभी, ओनली व्हेन n अगर ना 7 का मल्टीपल है, जैसे 21 है, 21 क्लियरली 7 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि बेस डिविजिबल है 7 से, तो ऑब्वियस बात है पावर तो होगी। और चूंकि 7 एक प्राइम नंबर है तो 6 रखने पे कभी हो ही नहीं सकता। 6 कितनी बार भी गुना कर दें आप, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स डू यू मल्टीप्लाई 6, इट कैन नेवर एवर बी अ मल्टीपल ऑफ 7। पॉसिबल नहीं है ना, 7 कहाँ से क्रिएट कर दीजिएगा 6 से। तो n ये तो समझ में आ गया कि 7 के टाइप का है। ओके अच्छा, यहाँ n की पावर n जो है 7 है, इसे क्या आ रही है? हमने देखा हमको टाइम पीरियड निकालना है ना, बात समझे, हमें टाइम पीरियड निकालना है। ऐसा करते हैं हम ना, कॉन्ग्रुएंट जीरो वाली बात देख लेते हैं कि जिस समय ये कॉन्ग्रुएंट टू जीरो हो रहा हो उस समय ये भी कॉन्ग्रुएंट टू जीरो हो रहा हो। कॉन्ग्रुएंट टू जीरो कहने का मतलब होता है परफेक्टली डिविजिबल। जब ये परफेक्टली डिविजिबल है, ये कब होगी परफेक्टली डिविजिबल? ये तब होगी यदि n जो है 7 का मल्टीपल हो। ये रहा n कुछ 7 के, हम चाह रहे हैं कि ये भी हो जाए परफेक्टली डिविजिबल। ये कब होगी परफेक्टली डिविजिबल? जब ये वाली चीज़, यही बेस या यही बेस, ये बेस यहाँ पे 7 का मल्टीपल था, जब ये बेस 7 का मल्टीपल हो जाए। अरे अगर हर एक टी पे रिपीट कर रही है तो जिस समय वो परफेक्टली डिविजिबल है, अगर सच में रिपीट कर रहा है उतने वो भी तो रिपीट करेगा। ये कहने की बात हो रही है। हर जगह वो सेम नेचर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जीरो पर जो रिपीट होगा जिस समय ये परफेक्टली डिविजिबल होगी, हर बार उतना ही गैप है। तो जब जीरो वाले के पास जब पहुंचेगा खिसक करके, तब भी तो गैप उतना ही रहेगा। गैप तो हमेशा सेम ही से आगे पीछे ड्रैग हो रहा है ना। ठीक, तो ये कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जब n है 7 का मल्टीपल, तो ये n 7 का मल्टीपल तभी कॉन्ग्रुएंट जीरो आ रहा है। ये वाला कॉन्ग्रुएंट जीरो कब आएगा? जब ये भी 7 का मल्टीपल हो। ये 7 का मल्टीपल कब होगा? फॉर परसेंट 7 इक्वल टू जीरो, मतलब रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई 7 इक्वल टू जीरो। टी कैसा होना चाहिए? t must be a multiple of multiple of 7। इसका हम लोग t को मानते हैं 7 इंटू कुछ मानते हैं 7 इंटू के, तो पहले यूज कर चुके हैं, चलिए p नहीं, चलिए 7 इंटू एक्स मानते हैं। चलिए ठीक, t इक्वल टू 7x, या ऐसा करते हैं, x हमको अच्छा नहीं लग रहा है, एक ही बात है। n इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे n इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ 7, n इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7, एक ही बात है। उसको ऐसे लिख लिया अंग्रेजी में, और यहाँ पे लिख लेते हैं t इक्वल टू 7 के। ठीक, इतना तय है, अगर t 7 के रहेगा तभी रिपीट करेगा, और पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अगर n 7 का मल्टीपल था तो उस समय तो ये काम कर जा रहा था, तो ये रिपीट करेगा तो ये भी 7 का मल्टीपल होगा, तभी ना उतने गैप पर रिपीट कर पाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, ये बात क्लिक करेगी आपको। जो अगर बात सही है तो हर जगह सही है, तो क्यों ना जीरो पे चेक करके देख लें। रिमाइंडर जीरो जब ये आ रहा है तो इसमें भी रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। इसमें रिमाइंडर जीरो हो रहा है 7 के मल्टीपल पे, इसमें भी तो रिमाइंडर जीरो होगा 7 के मल्टीपल पे। 7 का मल्टीपल कब होगा? n तो ऑलरेडी हो गया 7 का मल्टीपल, ये पूरी चीज़ 7 का मल्टीपल कब होगी? जब n 7 का मल्टीपल है, जो t एक्स्ट्रा जुड़ रहा है वो भी 7 का मल्टीपल होगा तब ना। तो वही लिख दिया, t मस्ट बी मल्टीपल 7, तो t इक्वल टू आ चुका है 7 के। अच्छा रखते हैं, रखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। टी की जगह रखिए 7 के, कितना जगह ये दिख रहा है? ये कलर ये दिख रहा है ना, बदल देते हैं क्योंकि हमें नहीं दिख रहा। n प्लस 7 के दिस रेज टू n प्लस 7 के दिस परसेंट 7, ऐसे ये, और दिस यही जो है इक्वल टू कितना आना चाहिए? n रेज टू n दिस परसेंट 7। अच्छा, इसी चीज़ को देखिए लिखने का तरीका होता है, पता नहीं सब चीज़। अब देखिए, अब अगर मॉडुलर अरिथमेटिक पढ़े हुए हों, इसका ख़त्म है ना स्लाइड। अगर मॉडुलर अरिथमेटिक पढ़े हुए हों, मतलब ये रिमाइंडर 7 कर जितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर 7 कर जितना आ रहा है, इसी चीज़ को लिखने का तरीका देखिए ऐसे होता है। n प्लस 7 के दिस रेज टू n प्लस 7 के दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू n रेज टू n, बस
ये दोनों चीज़ें एकदम सेम बातें हैं कि इसकी जितनी वैल्यू आ रही है और इसका जितना आंसर आ रहा है, दोनों सेम चीज़ें होंगी। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, इसी जगह से आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे यहाँ था स्टेप n+7k दिस रेज टू n+7k दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू n⁻n। ये नहीं हो रहा है। तो ये दोनों का जो इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर दोनों सेम आना चाहिए। गुड। आपको अगर मॉडुलर अर्थमेटिक का ज्ञान होगा, मतलब वो सब आप पढ़े होंगे चीज़ें, तो आपको आगे के स्टेप्स भी समझ में आएंगे, FLT मालूम होगी, सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। अन्यथा देखिए आपको लगेगा, मतलब अजीब सा लगेगा, आपको जादू महसूस होगा कि क्या क्या हो रहा है, ये कैसे हो जा रहा है। आता होगा तो आपको वास्तव में समझ में आ रहा होगा कि हाँ ठीक ठीक एकदम लॉजिकल स्टेप्स हैं। अच्छा दिस क्या mod 7, ये दोनों हैं तो ठीक है। किससे? mod 7 से, मतलब 7 से डिवाइड करने पे जो इसका रिमाइंडर है इक्वल टू वही इसका रिमाइंडर है। थोड़ा समझिए, ये सब बाइनोमियल आपको हल्का सा अगर ज्ञान हो बाइनोमियल का, ये एक तरह से क्या टूट जाएगा, बाइनोमियल जो एक्सपैंड होगा तो n की पावर दिस, अगला टर्म क्या आएगा प्लस का, दिस आगे दिस C1 इंटू n की पावर एक कम होगी 7k आएगा। जैसे ही 7k आया, इसका मतलब सेकंड टर्म से, मतलब फ्रॉम सेकंड टर्म्स एंड सो ऑन ऑल द कमिंग टर्म्स, ऑल द सक्सेसिंग टर्म्स विल बी ए मल्टीपल ऑफ 7 अपॉन डिवाइडिंग बाय 7 दे विल लीव नो रिमाइंडर। वो सीधे सीधे गायब हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी? नहीं करेंगे। अरे 7k का कोई रोल नहीं है। और वैसे भी एक नियम होता है कि पावर का रिमाइंडर निकालना हो तो आप रिमाइंडर की पावर निकालें, फिर फाइनल रिमाइंडर निकालें। तो इसका जब रिमाइंडर निकालेंगे 7 से, तो 7k तो पूरे पूरे कट जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा बेसिक रूल्स हैं मॉडलर के। ऐसा नहीं कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो अभी वही रूल बना रहे हैं, ये होते हैं। अगर आपने पढ़ी होंगी थ्योरी मॉडलर अर्थमेटिक तो ये सब आ रहा होगा, या बाइनोमियल पढ़े होंगे तो बाइनोमियल में पढ़े होंगे सब चीज़। जैसे ही अगला टर्म आएगा 7k की पावर्स अपीयर होने लगेंगे, वो सब गायब हो जाएंगी। कहने का मतलब ये, दिस इज सिंपली n⁻n+7k। इस 7k 7 से रिमाइंडर तो 0 ही हो जाएगा, तो बस यही रह जाएगा इक्वल टू n की पावर n। अच्छा हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं n की पावर n इंटू n की पावर 7k दिस इज n⁻n। इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम है। सब में साथ में वो स्टेप्स चल रहे हैं, mod 7 ऐसे। अब यहाँ देखिए n की पावर n का रिमाइंडर और n की पावर n इंटू n की पावर 7k का रिमाइंडर दोनों सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ ना, अगर इसको काट दें, इसे कटता नहीं है लेकिन अगर थोड़ा सोचिए, इसका मतलब सीधा सा ये हो गया। ये अगर कट गया तो एक तरह से देखा जाए तो ये है n की पावर 7k, इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए mod 7। ये बात होगी, n की पावर 7k का रिमाइंडर 1 आना चाहिए। क्यों? अगर ये 1 आ गया, n इंटू 1 n पावर n इंटू 1 n पावर n नहीं बन जाएगा। अगर ये 1 आया है, थोड़ा सा और सोचिए, तो n की पावर k की पावर 7 ये 1 आनी चाहिए mod 7। और अगर ये 1 आया है तो एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी बनती है, n पावर k पावर 7 और 1 आ रहा है, किसकी पावर 7 करने से रिमाइंडर 1 आएगा? 1 की पावर 7। इसका सीधा मतलब ये हो गया n की पावर k दिस लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ गया n की पावर k इक्वल टू 1 mod 7। अब यहाँ से बात याद आती है वो फर्मेट्स लिटिल थ्योरम वाली। फर्मेट लिटिल थ्योरम अगर याद कर पाते हो, देखिए यहाँ पे क्या होता था, कभी भी किसी प्राइम से डिवाइड कर रहे हूँ, रिमाइंडर 1 कब आता है? व्हेन इट्स पावर इज दैट प्राइम -1 और एनी ऑफ इट्स मल्टीपल। ये इससे एक कम होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू वही ना है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी वैल्यू वही होती है जो इससे एक कम होती है, वो वाली। तो देखते हैं, तो यहाँ से दिस क्लियरली मीन्स, अगर यहाँ 7 से रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ये नहीं कर रहे थे यहाँ mod 7 कर रहे थे, अगर यहाँ से 7 से रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये कितना आना चाहिए? वही बात तो लिखी हुई है, अरे यही बात लिखी हुई है, या हम ऐसे करके लिख दिए हैं, उसी को ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज 1 mod p ऐसे बोल सकते थे। एक ही बात है, चलिए वो भी लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, वो कुछ अलग बात नहीं है। वहाँ उस तरह से लिख दिया, शायद कोई लोग कन्फ्यूज हो रहे हो, दिस mod p वही चीज़ थी। चलिए खैर, हम कितना आएगा, कितना आएगा बोलिए आंसर? k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हमें k नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था वो टाइम पीरियड जितने में रिपीट कर रहा है, कहाँ गया? t इक्वल टू आया था आंसर 7k। तो ये रख लेते हैं फाइनली, t इक्वल टू 7k, इसलिए t इक्वल टू 7 6 जा 42। तो हमारा जो आंसर है वो है 42। दैट मार्क्स द एंड ऑफ पार्ट 4। आपके 4 पार्ट में 5 सवालों के सेट, मतलब जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं अपना एक एक करके, मतलब ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपस में डिस्कस करके, एकदम वेरीफाई करके, कोई गलत चीज़ आपके पास ना चली जाए, डिटेल्ड सॉल्यूशन कर करके बना के आपको आपके सामने हम लोग रखते जा रहे हैं, ताकि आपको सच में फ्रूटफुलनेस हो ये सब चीज़ें पढ़ने का। तो ये हो गए 20 सवाल शुरू के।
आगे के 10 सवाल करने के लिए आगे अब सर आएंगे। इसी के साथ ये समाप्त होता है, बाकी सर करेंगे आगे डिस्कस। होप सब अच्छा चल रहा होगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट गाइज।